ओके, अब सबसे पहले व्हाट इज़ थैनेटोलॉजी? वर्ड थैनेटोलॉजी में थैनाटोस की मीनिंग होती है डेथ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो थैनेटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डेथ, कि जब भी एक इंसान की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी को स्टडी करने को थैनेटोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने 2 डेड बॉडीज़ रख दी, बॉडी ए एंड द बॉडी बी। जो बॉडी ए है ना, वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, और जो दूसरी डेड बॉडी है, बॉडी बी, वो ना डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है, उस पर इंसेक्ट्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी डेड बॉडी को की डेथ को ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ऑफ कोर्स आप सब बोलोगे बॉडी बी, क्योंकि उस वो पूरी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है और उस पर इंसेक्ट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने क्या करा? आपने एक डेड बॉडी को स्टडी करा, उसे ऑब्जर्व करा, और फिर आपने मुझे उनका टाइम सिंस डेथ बता दिया कि जो बॉडी बी है उसको, उसकी डेथ को ज़्यादा टाइम हो गया एज़ कम्पेयर टू बॉडी ए, राइट? तो इसी तरह डेड बॉडी की स्टडी को हम कहते हैं थैनाटोलॉजी। आई होप सो इतना क्लियर है। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ डेथ, सो यू शुड नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेथ, कि कब कहेंगे कि एक इंसान की डेथ हो गई है। तो डेथ क्या है? इट इज़ द इरिवर्सिबल एंड द परमानेंट सेसेशन ऑफ लाइफ। लाइफ परमानेंटली और इरिवर्सिबली रुक गई है। और इसको आपने किस तरह एविडेंस करोगे? कि जब आपके तीनों वाइटल फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी भी, ब्रेन भी और कार्डियक भी। जब आपका ये तीनों का तीनों फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे तो आप कहोगे कि उस इंसान की डेथ हो गई है। अच्छा, अब डेथ की भी ना 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सेरेब्रल डेथ और एक को हम कहते हैं ब्रेन डेथ। होता क्या है कि जब भी आपका ये जो सेरेब्रम वाला पोर्शन है ना, जितना भी ये पिंक पोर्शन जो है, ये सेरेब्रम वाला पोर्शन है। अगर इसका डैमेज हो जाएगा तो हम कहेंगे उस इंसान की सेरेब्रल डेथ हुई है। और अगर ये जो येलो वाला पोर्शन है यानी ब्रेन स्टेम वाला पोर्शन है, ये डैमेज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस इंसान की ब्रेन डेथ हुई है। ठीक है? अब ये जो आपके पास सेरेब्रल डेथ है ना, इसी को आप कॉर्टिकल डेथ भी कहते हो। और ये जो ब्रेन डेथ होती है, इसी का दूसरा नाम होता है लीगल डेथ। ये क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? होता क्या है, अगर हम बात करें पहले सेरेब्रल डेथ की, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जितना भी सेरेब्रम वाला पोर्शन है ये डैमेज हो जाएगा। जब ये डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी के सारे मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाएंगे, और वो जो इंसान होगा वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चला जाएगा। लाइक जिस तरह वो कोमा में होता है ना, वो किसी भी कोई अपना मोटर या सेंसरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उसके जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे वो सारे के सारे लॉस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका सेरेब्रम वाला पोर्शन डैमेज है। लेकिन याद रखें कि ये जो सेरेब्रल डेथ होती है, इसके अंदर उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो कंटिन्यू रहती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टेम डैमेज नहीं हुआ है, और आपका ये जो ब्रेन ब्रेन स्टेम है आपके बॉडी के सारे वाइटल सेंटर्स कैरी करता है। तो अगर भले ऊपर डैमेज हो गया है, ठीक है, लाइक अगर एग्जाम्पल किसी इंसान का ऊपर सेरेब्रम वाला पोर्शन डैमेज हो गया है, तो यहाँ से तो सिग्नल नीचे आते रहेंगे और ब्रीथिंग के सिग्नल नीचे जाते रहेंगे और ब्रीथिंग होती रहेगी। ठीक है? ऑल्दो वो इंसान बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में होगा, किसी भी चीज़ से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसका ये जो पूरा का पूरा सेरेब्रम वाला पोर्शन है वो डैमेज है। ठीक है? लेकिन क्योंकि उसका जो ये ब्रेन स्टेम वाला पोर्शन है ये बिल्कुल उसका कंटिन्यू फंक्शन कर रहा है, इसलिए वो ब्रीथिंग करता रहेगा। तो इसलिए आपकी वो जो सेरेब्रल डेथ होती है इसको हम डेथ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो ब्रीथिंग होती है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है? जो आपके पास ब्रेन डेथ होती है ये आपकी लीगल डेथ होगी। क्यों? क्योंकि जब आपका ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाएगा तो अब आपके पास वो जो वाइटल सेंटर्स है वो भी लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। अब जब वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि वो उसकी अब जाके लीगल डेथ हो जाएगी। ठीक है? सो नाउ यू आर गेटिंग कि सेरेब्रल डेथ है, एक ब्रेन डेथ है। सेरेब्रल डेथ जो होती है वो एक वेजिटेटिव स्टेट है। ठीक है? लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ब्रीथिंग कंटिन्यू रहती है, सिर्फ वो अपने मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस कर देता है। और ब्रेन ब्रेन डेथ के अंदर क्या होता है कि उसके जितने भी वाइटल सेंटर्स होते हैं, क्योंकि वो आपके पास उनका लॉस हो जाएगा, इसलिए ब्रीथिंग रुक जाएगी और उस इंसान की लीगल डेथ हो जाएगी। ठीक है? तो ये 2 टाइप्स थी डेथ की। ओके, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ डेथ की। तो डेथ के ना 3 मोड्स होते हैं। सबसे पहले अगर एक इंसान है, उसकी ब्रेन का फंक्शन रुक गया और फिर उसकी डेथ हो गई, तो हम कहेंगे उसका जो मोड ऑफ डेथ था वो था कोमा। सिमिलरली एक इंसान है, उसका सर्कुलेशन रुक गया और फिर सर्कुलेशन रुकने के बाद क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो हम कहेंगे उसका मोड ऑफ डेथ क्या था, सिनकोप। सिमिलरली एक इंसान है, उसकी रेस्पिरेशन रुक गई और फिर उसकी डेथ हो गई, तो हम कहेंगे उसकी एस्फेक्सियल डेथ हुई है। ठीक है? तो ये 3 मोड्स हैं डेथ के, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो कहलाती है बिशा क्लासिफिकेशन। अब हमें इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कोमा की, कि जब ब्रेन का फंक्शन रुक जाएगा, ठीक है, क्या क्या कॉज हो सकता है? हो सकता है तो ब्रेन के अंदर थ्रोम्बस,
पॉइजनिंग, हेमरेजेस या फिर कोई कैंसरियस कंडीशन हो जिसकी वजह से ब्रेन का जो फंक्शन हो वो लॉस हो जाए। ठीक है, क्या क्या साइंस हो सकते हैं? इनसेंसिबिलिटी, इसका मतलब होता है मोटर और सेंसरी फंक्शन का लॉस। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, स्लो पल्स होगी, रेस्पिरेशन इरेगुलर होगी, और इसलिए आपको एक साउंड सुनाई देगा जिसको आप बोलोगे डेथ रेटल। ये आपको क्यों सुनाई देता है? क्योंकि जो म्यूकस होता है वो एयरवेज के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और एक हॉरिबल सा साउंड सुनने को मिलता है विच वी कॉल्ड डेथ रेटल। ठीक है, तो ये साइंस है सारे। और बाद में जब उस इंसान की डेथ हो जाएगी तो आपको उसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या क्या मिलेगी? हो सकता है कि आपको स्कल का फ्रैक्चर मिले, हो सकता है आपको सेरेब्रल हेमरेजेस मिले। अब यही जो चीज़ें हैं जो कि ब्रेन का फंक्शन को डैमेज करेंगी। ठीक है, और आपको जो लंग्स होते हैं वो आपको ब्लड से फुल्ली, मतलब ब्लड से फुल मिलते हैं। ठीक है, और साथ जो हार्ट होता है इसका भी आपको राइट साइड फुल मिलेगा और लेफ्ट साइड एम्प्टी मिलेगा। अब इसकी रीज़न क्या है? अगर आप इमेजिन करो, अगर ये आपका हार्ट है, आई नो आपका हार्ट नहीं लग रहा मगर ये आपका हार्ट है, तो आपको इसका ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये आपको फुल मिलेगा और लेफ्ट साइड वाला एम्प्टी मिलेगा। इसकी रीज़न ये है कि लेफ्ट साइड में ब्लड किसने लेके आना है? लंग्स ने लेके आना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लंग्स हैं ये बेचारे ऑलरेडी ब्लड से इंगोज्ड हुए में फुल हैं। ठीक है, तो जितना भी ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आना था ना वो सारा यहीं पर अभी फुल है, यहाँ पे लंग्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ऑक्सीजनेटेड, जहाँ पे आपको ब्लड मिलना था, वो सारा का सारा एम्प्टी है, और ये जो पूरा राइट साइड वाला पोर्शन होगा हार्ट का वो आपको फुल मिलेगा। ठीक है, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या क्या है? स्कल का फ्रैक्चर, हेमरेजेस, इसके अलावा लंग्स आर इंगोर्ज्ड इन ब्लड एंड राइट हार्ट इज फुल एंड द लेफ्ट हार्ट इज एम्प्टी। ठीक है, और साइंस आपने देख ली, इनसेंसिबिलिटी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस और डेथ रेटल आपको याद रखना है। तो ये बात की हमने कोमा की। अब चलते हैं सेकंड मोड की तरफ विच इज़ सिनकोप। सिनकोप हम कहते हैं तब कि जब किसी इंसान की सर्कुलेशन रुक जाए। ठीक है, अब कॉज क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एनीमिया हो, ब्लड लॉस हो, शॉक हो, या फिर एस्थीनिया हो। एस्थीनिया हम कहते हैं कि जब कोई भी कार्डियक मसल जो होता है, कोई भी मसल जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, अब अगर एग्जांपल आपका कार्डियक मसल वीक हो गया है तो वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जब ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाएगा तो आपकी सर्कुलेशन लॉस हो रही है, तो उसी को हम सिनकोप कहते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी पॉइजनिंग की वजह से सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ा हो। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलेशन रुक जाएगी। अब साइंस क्या क्या होंगे? पेलनेस, ऑफ कोर्स ब्लड नहीं है, कोल्ड परस्पायरेशन, इसके अलावा जो पल्स होगी वो आपके पास एस्थीनिया की कंडीशन में स्लो होगी क्योंकि आपके मसल वीक हैं तो वो आपको बहुत स्लोली ब्लड पंप कर रहे होंगे। और एनीमिया की कंडीशन में आपको पता है कि पल्स जो होती है वो फास्ट होती है और हाई होती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास साइंस है सिनकोप की। अब उस इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो आपको पोस्टमार्टम में क्या देखने को मिलता है? तो उसके जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं वो एनीमिया की कंडीशन में एम्प्टी होते हैं और एस्थीनिया की कंडीशन में फुल होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? एनीमिया में तो इसलिए एम्प्टी हैं क्योंकि ब्लड नहीं है। ठीक है, लेकिन एस्थीनिया में वो फुल इसलिए हैं क्योंकि आपके जो कार्डियक मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं। जब वो वीक हो गए हैं तो सही से वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे, इसलिए दे आपका जो चैम्बर्स होंगे दे आर फुली विद ब्लड। ठीक है, देन अगर हम बात करें विसरास की, अब सारा का सारा आपका जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर है या तो है ही नहीं, तो आपके विसरास पेल मिलेंगे और इसके अलावा आपको कैपिलरी की कंजेस्शन मिलेगी। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे आपको अपीयरेंस देखने को मिलती है सिनकोप के अंदर। थर्ड हमारे पास होता है एस्फेक्सिया, कि जब आपके लंग्स का फंक्शन लॉस हो जाए। ठीक है, मीन्स आपकी रेस्पिरेशन रुक जाए। और इसका हमारा पूरा एक डिटेल चैप्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, हम इसको उस चैप्टर में पढ़ लेंगे। बेसिकली होता ये है कि लंग्स की फंक्शन रुक जाता है जिसकी वजह से साइनोसिस होगी, कंजेशन ऑफ ब्लड होगी, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप इसको छोड़ सकते हो। तो मोड ऑफ डेथ के बाद अब हम पढ़ने लगे हैं स्टेजेस ऑफ डेथ। किसी भी इंसान की अगर डेथ होती है ना तो वो 2 स्टेजेस में होती है। पहली जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं सोमैटिक डेथ, और जो दूसरी स्टेज होती है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। अब होता क्या है कि जब भी वो इंसान की डेथ हुई है तो उसके वाइटल फंक्शंस रुक गए हैं। ठीक है, तो वाइटल फंक्शंस के रुक जाने को हम कहते हैं कि उसकी सोमैटिक डेथ हो गई है। उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय मॉलिक्यूलर डेथ। अब होगा क्या कि उसके जो सेल्स होंगे उनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, नेक्रोसिस होगी, सेल डैमेज होना शुरू होंगे। तो अभी जो सेलुलर और टिश्यू लेवल पे डैमेज होगा और सेल्स की डेथ होगी उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है, तो बेसिकली पहली स्टेज सोमैटिक है और दूसरी स्टेज है मॉलिक्यूलर डेथ।
सडन डेथ एज़ द नेम इंडिकेट कि इसके आपको कोई आपको साइन्स देखने को नहीं मिलती और यहाँ पे छोटी-मोटी आपको साइन्स देखने को मिलती हैं और बस उस इंसान की डेथ हो जाती है। और साथ यहाँ पे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, आप इसको रीड दे सकते हो। जैसे सीवीएस के अंदर आपको कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर कार्डियक टैम्पोनेट, रेस्पिरेटरी में प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथेरिक्स, सीएनएस में हेमरेज या फिर थ्रोम्बस, एंडोक्राइन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर एड्रेनल क्राइसिस, ये वो सारी कंडीशन है जो कि सडनली डेथ करवा सकती हैं, ठीक है? तो या देन आपके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अपेरेंट डेथ। अपेरेंट डेथ एज़ द नेम इंडिकेट लग रहा होगा कि वो अपैरेंटली उसकी डेथ हो गई है मगर उसकी डेथ नहीं हुई होगी, ठीक है? होता क्या है कि इस स्टेट के अंदर आपके जो वाइटल फंक्शंस होते हैं ना, दे आर सो लो पिच दैट दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बट द पर्सन इज़ अलाइव। मतलब वो जो वाइटल फंक्शंस होते हैं वो इतने कम होते हैं कि लगता है कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाते। लाइक एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, उसकी सर्कुलेशन इतनी लो हो गई है कि उसकी जो ईसीजी है वो आपको लो मिल रही है या फिर ईसीजी नहीं मिल रही। तो आप क्या कहोगे? आपको लगेगा उस इंसान की डेथ हो गई है ऑल्दो वो अलाइव है। और इसके एग्ज़ाम्पल में आपके पास यहाँ पे वॉलंटरी में योगीज़ की एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। एक कुछ स्पेशल टाइप के आपके पास ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो कि वॉलंटरीली अपनी जो वो होती है, ब्रीथिंग होती है उसको काफ़ी टाइम तक रोक लेते हैं। तो अब अपैरेंटली ऐसा लगेगा कि उनकी डेथ हो गई है मगर वो अलाइव होंगे। इनवॉलंटरीली अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक, एनेस्थीसिया, न्यूबॉर्न भी जो होता है वो काफ़ी जब तक वो जैसे ही वो बॉर्न होता है तो वो कुछ मिनट तक वो ब्रीथ नहीं करता, ठीक है? इसके अलावा कन्वर्जेंस एंड कंफ्यूजन्स, ये सारी वो कंडीशन है कि जब आपके पास उस इंसान की अपैरेंटली डेथ लगती है मगर वो हुई नहीं होती, ठीक है? ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने टाइप्स ऑफ डेथ देखी थी जिसके अंदर हमने बात की सेरेब्रल और ब्रेन डेथ की। फिर हमने मोड ऑफ डेथ देखे जिसके अंदर हमने बात की कोमा, सिनकोप और एस्फिक्सिया की। फिर हमने स्टेजेस ऑफ डेथ देखे थे जो मैंने आपको बताया 2 थे। पहला सोमैटिक और फिर बाद में मॉलिक्यूलर डेथ होती है, ठीक है? अब हम बात करेंगे साइन ऑफ डेथ की, ठीक है? और आपको 3 साइन्स डेथ की पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होती है इमीडिएट साइन्स, मीन्स फ़ौरन डेथ के बाद जो साइन्स होती हैं। फिर उसके बाद जो साइन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं अर्ली साइन्स और फिर बाद में जो लेट साइन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं लेट साइन्स ऑफ डेथ, ठीक है? आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि मैं आपको जितनी भी अभी इमीडिएट साइन्स पढ़ाऊँगी वो सब के सब आपको सोमैटिक डेथ में देखने को मिलेंगी। और फिर मैं आपको अर्ली और जो लेट साइन्स पढ़ाऊँगी वो आपको मॉलिक्यूलर डेथ में देखने को मिलती हैं, ठीक है? अभी वो सारे चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इमीडिएट चेंजेस की तो मैंने आपको कहा ये वो चेंजेस हैं जो कि आपको सोमैटिक डेथ के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके अंदर क्या होता है वाइटल फंक्शंस रुक जाते हैं, तो यही आपको देखने को मिलेगा। इमीडिएट चेंजेस में क्या होगा इरिवर्सिबली फंक्शन रुक जाएगा ब्रेन का, सर्कुलेशन रुक जाएगी और रेस्पिरेशन रुक जाएगी, ठीक है? फिर अगर मैं बात करूँ अर्ली चेंजेस की तो अर्ली चेंजेस में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? आपको आपकी स्किन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, आइज़ के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपको 3 मोर्टिस पढ़ने हैं, अल्गार मोर्टिस, लिवर मोर्टिस और राइगर मोर्टिस। ये तीनों मोर्टिस मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है? ये आपको अर्ली चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर लेटली आपको क्या देखने को मिलेगा? बाद में वो जो अ, डेड बॉडी होगी वो डिकम्पोज़ होना शुरू होगी जिसको हम कहेंगे पुट्रीफैक्शन। फिर उसके अंदर जो फैटी चेंजेस कुछ आना शुरू होंगे जिसको हम कहेंगे एडिपोज फॉर्मेशन। फिर बाद में एक और चीज़ होती है व्हिच इज़ कॉल्ड मम्मीफिकेशन, मैं इसको भी आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो ये तीनों चेंजेस आपको लेट चेंजेस में देखने को मिलते हैं और ये अर्ली और लेट चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? मॉलिक्यूलर डेथ में, ठीक है? तो पहले आपके पास क्या होगा? ये इमीडिएट चेंजेस आएँगे और उस इंसान की सोमैटिक डेथ हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आपके पास ये सारे के सारे अर्ली चेंजेस आएँगे और फिर लेट चेंजेस आएँगे, ठीक है? जिसको हम कहेंगे कि अब उस इंसान की मॉलिक्यूलर डेथ होना स्टार्ट हो गई है। अब इमीडिएट साइंस में हम क्या पढ़ेंगे कि जब आपके पास लंग्स का फंक्शन, साथ आपके पास हार्ट का फंक्शन और साथ ब्रेन का फंक्शन जब लॉस हो जाएगा तो हमें इस चीज़ को हम कन्फर्म कैसे करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स की। अगर आपके पास 10 मिनट तक जो लंग्स है वो अपना फंक्शन ना परफॉर्म करें तो फिर हम उस इंसान को डेथ उस इंसान की जो डेथ है वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम कंफर्म कैसे करते हैं? हम ये कुछ 3 तरह के टेस्ट करते हैं। जो पहला टेस्ट है इसको हम कहते हैं विन्सो वाटर ग्लास टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, एक डेड बॉडी है, वो आपके सामने कुछ इस तरह पड़ी हुई है, ठीक है? हम क्या करेंगे हम उसके चेस्ट के ऊपर ना यहाँ पर बहुत सारा वाटर डालेंगे, ठीक है? अब अगर ये वाटर मूव करेगा इसका मतलब उसके लंग्स जो हैं वो ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो अगर वाटर मूव करेगा तो जो पर्सन होगा वो अलाइव होगा।
फिर हम एक टेस्ट करते हैं, मिरर टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके सामने मिरर को रखेंगे, मिरर पे अगर कंडेंसेशन हुई तो मीन्स वो जब मॉइस्चर सा आया तो हम कहेंगे कि वो ब्रीथिंग कर रहा है, तभी वो कंडेंसेशन हुई है, ठीक है? तो अगर कंडेंसेशन हुई मीन्स वो पर्सन जो है वो अलाइव है। फिर हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं फीदर टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी नोज़ के सामने फीदर को रखते हैं, अगर फीदर ने मूव किया मतलब वो ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है? तो ये वो सारे के सारे टेस्ट हैं जो कि हम ब्रीथिंग को चेक करने के लिए करते हैं। और अगर ये टेस्ट आपके पास तीनों नेगेटिव आते हैं फॉर मोर देन 10 मिनट्स, तो हम कहते हैं कि अब वो बंदा जो है वो ब्रीथिंग नहीं कर रहा और वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जिसके अंदर वो जो पर्सन होता है वो अलाइव होता है, लेकिन उसकी रेस्पिरेशन जो होती है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। ये वही चीज़ है जो कि अभी पीछे हमने अपैरेंट डेथ में पढ़ी थी, कि कुछ टाइम के लिए या तो फंक्शन रुक जाते हैं, तो इतने लो हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है उस बंदे की डेथ हो गई है, मगर वो पर्सन अलाइव होता है, ठीक है? तो जब रेस्पिरेशन में ऐसा कब-कब होता है? अगेन न्यूबॉर्न, जब न्यूबॉर्न जो होता है वो 15-20 मिनट तक रेस्पिरेशन नहीं करता। वॉलंटरीली हम 2 मिनट तक अपनी साँस को रोक सकते हैं, ठीक है? फिर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं चेन स्टॉक ब्रीथिंग। ये क्या है? ये एक एबनॉर्मल पैटर्न है ब्रीथिंग का, और ये ज़रूर न किसी अंडरलाइंग डिज़ीज़ की वजह से हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो पर्सन होगा ना वो बहुत ना फ़ास्टली ब्रीथ करेगा, फिर वो नहीं करेगा। फिर वो बहुत रैपिडली ब्रीथ करेगा, फिर नहीं करेगा, ठीक है? तो ये जो 15 टू 20 मिनट्स तक वो ब्रीथ नहीं कर रहा है ना बीच-बीच में, ठीक है? तो हो सकता है कि ऐसे वो जो पर्सन है उसको वो एक डेथ कंसीडर कर ली जाए, मगर वो पर्सन अलाइव हो, ठीक है? तो ये साथ आपके पास जो लास्ट एग्ज़ाम्पल है वो है ड्राउनिंग की। ड्राउनिंग के बाद भी वो कुछ मिनट तक वो जो पर्सन होता है वो ब्रीथ नहीं करता, ठीक है? तो ये सारे आपके पास वो टेस्ट हैं जो कि ब्रीथिंग के थे, और ये वो सारे आपके पास सिनेरियोज़ हैं कि जब आपके पास ब्रीथिंग जो होती है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं हार्ट की। अब हार्ट का हम कब कहेंगे कि उसका फ़ंक्शन जो है वो लॉस हो चुका है, कि जब आपके पास 5 मिनट तक ईसीजी भी आपको ना दिखे और साथ आपके पास ये जो टेस्ट जितने भी हैं सारे के सारे नेगेटिव आएँ, ठीक है? ये आपके पास सारे के सारे टेस्ट हैं जो कि आप परफ़ॉर्म करते हो। अब सबसे पहला जो यहाँ पे टेस्ट है ना वो है हीट टेस्ट। आप क्या करोगे, आप किसी भी उसके जो बॉडी का पोर्शन है उसको हीट करोगे। अगर वहाँ पे ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है ना तो मीन्स वो पर्सन अलाइव है, तभी ब्लिस्टर की फॉर्मेशन हुई, ठीक है? फिर एक टेस्ट होता है जिसको आप कहते हो आर्टरी इंसिजन टेस्ट। आप क्या करते हो, आप जो आर्टरी होती है ना उसको कट करते हो। जब उस आर्टरी को कट करते हो तो अगर बहुत ही पल्सेटाइल फ्लो से ब्लड आ रहा है ना तो मीन्स उसके अंदर भी सर्कुलेशन कंटिन्यू है, तभी इतना ज़्यादा फ्लो में ब्लड आ रहा है। तो अगर पल्सेटाइल फ्लो से ब्लड आएगा तो आप कहोगे वो पर्सन अलाइव है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नम लाइगेचा टेस्ट। आप क्या करोगे, आप किसी चीज़ से वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी फिंगर है उसको आप वो बाँध दोगे। जब आप उसको बाँध दोगे तो वहाँ पर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगी। अगर ब्लूइश मिलती है तो मतलब वो जो पर्सन है वो अलाइव है, और अगर आपको पेल मिलती है मतलब वो जो पर्सन है वो उसकी डेथ हो चुकी है और सर्कुलेशन रुक चुकी है। ठीक है? फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं आई कार्ड फ्लोरेसेंस टेस्ट। इसके अंदर आप इंजेक्ट करते हो कुछ फ्लोरेसेंस मटीरियल, ठीक है? अगर आप उसको इंजेक्ट करोगे अंदर, उसके बाद आप क्या देखोगे, अगर आपको आस-पास येलोइश ग्रीन सराउंडिंग मिलेंगी तो आप कहोगे कि वो पर्सन अलाइव है, ठीक है? फिर आपके पास एक टेस्ट होता है जिसको आप कहते हो डायफिनस टेस्ट। ये वो टेस्ट है जो कि हम बचपन से घर में करते आ रहे हैं। हम अपने फिंगर के पास थ्रू अगर लाइट को पास करें और अगर आपको रेडिश अपीयरेंस मिले तो मतलब वो जो अ, पर्सन है वो अलाइव है और उसकी सर्कुलेशन अभी कंटिन्यू है, और अगर रेडिश ना मिले तो आपको पेल मिलेगी, मतलब उस पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं सर्कुलेशन के जो हम परफॉर्म करते हैं। कौन-कौन से थे, लेट अस रिवाइज़। हीट टेस्ट था, फिर आर्टरी इंसिजन टेस्ट था, मैग्नम लाइगेचा टेस्ट था, आइकार्ड फ्लोरेसेंस टेस्ट था और फिर डायफिनस टेस्ट था। ठीक है? तो ये आपको 5 टेस्ट याद रखने हैं। अगर ये पाँचों टेस्ट नेगेटिव आते हैं और साथ ईसीजी भी लॉस हो जाती है फॉर मोर देन 5 मिनट, तो हम कहेंगे कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है जी? नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। अगर आपके पास पर्सन जो हो वो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे कि उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, अगर 5 मिनट से ज़्यादा वो इनसेंसिबल हो, यानी कि अपने सेंसेशंस और मोटर फंक्शंस लॉस कर दे, और साथ उसकी जो ईईजी है, जिस तरह सर्कुलेशन को टेस्ट करने के लिए ईसीजी होती है वैसे ब्रेन का फंक्शन टेस्ट करने के लिए ईईजी होती है, ठीक है? तो वो लॉस हो जाए तो हम कहेंगे कि वो उस पर्सन की जो ब्रेन फंक्शन है वो लॉस हो चुका है, ठीक है? अब वो कौन से आपके पास
कंडीशन है जिनके अंदर आपको इनसेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। तो हिस्ट्रिया, एपिलेप्सी, एनेस्थीसिया, ड्राउनिंग, सर्जिकल शॉक और कन्वल्जेंस, इन सब के अंदर आपको इनसेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। मीन्स वो जो पर्सन होगा वो अपने सेंसरी और मोटर फंक्शंस खो चुका होगा। तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि उस इंसान की डेथ हुई है या फिर उसके ये उसको इन कंडीशंस में उसका जो वो जो पर्सन है वो इनसेंसिबल है। ठीक है? सो ये था आपके पास इमीडिएट चेंजेस। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी का भी अगर ब्रेन का फंक्शन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन रुक गई तो हमने उसके टेस्ट को जैसे कंफर्म करा, और अभी तक हमने कह दिया कि सोमैटिक डेथ हो गई। ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद उसकी अंदर ना अर्ली चेंजेस आना शुरू होंगे। अर्ली चेंजेस में मैंने आपको बताया हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। आई के चेंजेस पढ़ाऊँगी, फिर स्किन के चेंजेस पढ़ाऊँगी, फिर आपको ये तीनों मॉर्टिस पढ़ाऊँगी। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अर्ली चेंजेस, और अब उस इंसान की मॉलिक्यूलर डेथ होना स्टार्ट हो गई है। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो अर्ली साइन में हम सबसे पहले बात करते हैं आइज़ चेंजेस की। ठीक है? अब आइज़ के अंदर क्या-क्या चेंजेस आएँगे? आपकी जो आई बॉल होगी वो फ्लैसिड हो जाएगी क्योंकि इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा, कॉर्नियल और लाइट रिफ्लेक्स चला जाएगा। ठीक है? इसके अलावा कॉर्निया की जो वो जो शाइन होगी, जो ग्लिसनिंग होगी, वो भी चली जाएगी। ऑप्टिक डिस्क जो होगी वो ओपेक हो जाएगी, और साथ आपको जो आपकी जो रेटाइनल ब्लड वेसल्स हैं ना, उनकी ट्रकिंग मिलेगी। मतलब वो ना सेगमेंट्स में टूट जाएगी वेसल, और ये एक बहुत ही मेन और रिलायबल साइन मानी जाती है किसी की डेथ हो जाने को। ठीक है? तो आइज़ के अंदर जो मोस्ट रिलायबल साइन है वो ट्रकिंग ऑफ द रेटिनल ब्लड वेसल है। मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ। और साथ एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं टाशे नॉर समथिंग कुछ होता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि आइज़ के अंदर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है? तो इन दोनों की पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अर्ली साइन में हमने आइज़ के चेंजेस देखे, फिर हमने स्किन के चेंजेस देखने हैं। स्किन का क्या होगा? स्किन पेल हो जाएगी, एश वाइट सी हो जाएगी, इलास्टिसिटी लॉस कर देगी, और अपनी जो ट्रांसलूसेंसी है वो भी लॉस कर देगी क्योंकि आपके पास सर्कुलेशन है वो रुक चुकी है। तो ये चेंजेस है जो कि आपको स्किन के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 3 मॉर्टिस की। तो पहला जो हमारे पास मॉर्टिस है वो है अलगार मॉर्टिस। वर्ड अलगार का मीनिंग होता है कोल्डनेस, एंड मॉर्टिस मीन्स डेथ। तो एक डेथ के बाद जब वो जो डेड बॉडी ठंडी हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं अलगार मॉर्टिस। ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट साइन है। होता क्या है कि आपके पास डेथ के बाद ना बॉडी अपनी जितनी भी हीट होती है ना वो लॉस करती है बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है? और वो कब तक करती रहती है? अंटिल वो जो बॉडी टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए विद द सराउंडिंग। ठीक है? तो वो जितनी भी बॉडी के अंदर, एग्जाम्पल एक डेड बॉडी है उसके अंदर जितनी भी अब इसके अंदर हीट प्रेजेंट है ना, वो ये एग्जाम्पल इतनी हीट है इसके अंदर। ठीक है? तो ये लॉस करती रहेगी जब तक बाहर जितनी आपके पास हीट है उतना उसका टेम्परेचर और अंदर बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है? तो यहाँ से हीट जो है वो बाहर लॉस होती रहेगी, और इसी वजह से आखिर में जो डेड बॉडी होगी वो ठंडी हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे अलगार मोर्टिस। ठीक है? अच्छा, अब इसको हम मेजर किस तरह करते हैं? हम एक मीटर यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं थैनेटोमीटर। इसको रेक्टम में, वजाइना में, या फिर इट इज़ प्लेस अंडर द लिवर फॉर 2 टू 3 मिनट्स, और फिर हम इस मीटर के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है? अब जो रेट ऑफ कूलिंग है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक है? अब ऑफ कोर्स एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है सराउंडिंग में, और एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है। ठीक है? तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है ना, वहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग कम होगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी हीट होगी। तो इसलिए हर वो जो चीज़ होती है ना वो अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाना प्रेफ़र करती है। तो हीट भी यही करेगी, अगर बाहर ज़्यादा हीट होगी तो रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, और बाहर अगर कोल्डनेस होगी तो हीट जल्दी-जल्दी बाहर जाएगी, और जो आपका रेट ऑफ कूलिंग होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो आपके सराउंडिंग और बॉडी के जो बीच का टेम्परेचर डिफ़रेंस है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके। सिम्पसन ने हमको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, उसने कहा कि अगर जब भी एक इंसान की डेथ हो गई, हमने भी बोला कि उसके अंदर से हीट लॉस होगी। तो सिम्पसन ने कहा कि शुरू के फर्स्ट 6 आवर्स में जो हीट लॉस होगी वो पर आवर 2.5 फ़ारेनहाइट होगी। ठीक है? कितनी? 2.5 फ़ारेनहाइट। उसके बाद क्या होगा? 6 आवर्स के बाद अब जो हीट लॉस होगी वो होगी 1.5 फ़ारेनहाइट पर आवर। ठीक है? अब ये कम क्यों हो गई? ये कम इसीलिए हो गई क्योंकि शुरू में आपके पास जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा हीट लॉस हुई पर आवर। लेकिन फिर क्या हुआ? हीट अब बॉडी के अंदर कम रह गई, तो अब आपके पास सिर्फ 1.5 फ़ारेनहाइट हीट लॉस हो रही है पर आवर। तो शुरू में क्या होता है? शुरू में आपके पास 2.5 पर आवर आपके पास हीट लॉस होती है इन फर्स्ट 6 आवर्स, और फिर बाद में जाके 1.5 फ़ारेनहाइट हीट तक लॉस होती है। ठीक है? अब रेट ऑफ कूलिंग जो होता है ना वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला यहाँ पे लिखा है कंडीशन ऑफ बॉडी। ठीक है?
कंडीशन ऑफ बॉडी, अब अगर इसकी मैं एग्जांपल अगर दूँ, तो अगर कोई फैट इंसान होगा ना, तो वो उसकी जो हीट होगी वो आराम-आराम से लॉस होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, तो फैट इंसुलेटर का काम करता है। सिमिलरली उसकी जो सराउंडिंग है वो मैटर करती है। अभी मैंने आपको बता दिया कि बाहर अगर एग्ज़ाम्पल कोल्डनेस ज़्यादा है, तो हीट जल्दी-जल्दी बाहर जाएगी, ठीक है? एज ऑफ कैडावर भी मैटर करता है। अगर आपके पास कोई छोटा वो बेबी है, उसकी डेथ हुई है, तो उसका जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, वो जल्दी होगा, ठीक है? फिर मोड ऑफ डेथ भी डिपेंड करता है कि उसकी जो डेथ हुई है, उसकी रीज़न क्या थी, उस और फिर उस हिसाब से हमें कूलिंग देखने को मिल सकती है। और एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स वगैरह भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपके पास एक फ़ॉर्मूला है टू फाइंड आउट द टाइम सिंस डेथ, ठीक है? क्या करते हो आप, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को लिखते हो और माइनस कर देते हो रेक्टल टेम्परेचर। जो भी डेड बॉडी आपके पास है, उसके रेक्टल टेम्परेचर आप वो आप मेजर करोगे, वो लिखोगे और फिर आप इसको डिवाइड कर दोगे बाय दिस क्वांटिटी व्हिच इज़ 0.6 सेल्सियस, ठीक है? ये क्या है? ये आपके पास एक एवरेज वो फॉल ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू है, ठीक है? तो इस तरह करके आप इसका जो आंसर आएगा वो आपको बताएगा टाइम सिंस डेथ, ठीक है? अब एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। ये क्या है? तो सबसे पहले पोस्ट मीन्स आफ्टर, मार्टम मीन्स डेथ एंड कैलर मीन्स हीट। तो आफ्टर डेथ हीट, अभी हमने पीछे बोला कि अलगार मोर्टिस क्या है? कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, राइट? लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर वो जो बॉडी होती है वो कूल नहीं होती मरने के बाद, बल्कि वो हीट, मतलब वो उसके अंदर हीट ही रहती है, ठीक है? या तो उसका टेम्परेचर हाई मिलता है या तो फिर आपको नॉर्मल मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन विच हीट में बी रिटेन्ड और इवन इंक्रीज इन द फर्स्ट 2 आवर्स आफ्टर डेथ, ठीक है? आफ्टर द इनिशियल राइज ऑफ द टेम्परेचर द बॉडी बिगिंस टू कूल एज यूजुअल, ठीक है? मतलब शुरू में आपके पास क्या होगा, शुरू के 2 आवर्स तक आपको हीट हाई मिलेगी और फिर बाद में क्या होगा कि वो अगेन जिस तरह बॉडी कूल होती है वैसे वो कूल होगी। इसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, ठीक है? अभी आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिल सकता है, इसमें से एमसीक्यू आते हैं, ठीक है? एस्फेक्सिया में, सनस्ट्रोक में, एस्फेक्सियल डेथ हुई है या फिर सनस्ट्रोक की वजह से हुई है, टेटनस में, ठीक है? इसके अलावा पोंटाइन हेमरेजेस या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से डेथ हुई है। तो इन सारी कंडीशंस में आपके पास जो हीट होगी बॉडी की वो फर्स्ट 2 आवर्स तक रहेगी, ठीक है? अक्सर एमसीक्यू इस तरह आता है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आपको पोस्टमार्टम क्लोरिसिटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? और आपको 7 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, एस्फेक्सिया, पोंटाइन, टेटनस और फोर्थ कोई और अदर ऑप्शन दिया हुआ होगा जो आपको चूज़ करना होगा, ठीक है? तो आपको ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं पोस्टमार्टम क्लोरिसिटी की, ये पता होनी चाहिए, ठीक है? मैंने इस तरह के एमसीक्यू पास्ट पेपर में देखे हैं, आई विल आल्सो शो यू। तो आपको ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर पता होनी चाहिए। कौन-कौन सी? मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। एस्फेक्सिया, पोंटाइन हेमरेजेस, टेटनस, इन्फेक्शंस एंड सनस्ट्रोक, ठीक है? तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको ऑन योर फिंगर टिप याद होनी चाहिए। तो हमने क्या-क्या पढ़ा अलगार मोर्टिस में? हमने पढ़ा कि आफ्टर डेथ बॉडी के कोल्ड हो जाने को अलगार मोर्टिस कहते हैं। हीट किस तरह लॉस होती है? तो बाय द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है? और कब तक होती रहती है? जब तक सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। हम जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं उसे थर्मामीटर कहते हैं। उसको रेक्टम में, वजाइना में या फिर अंडर द लिवर प्लेस किया जाता है फॉर 2 टू 3 मिनट्स। इसके अलावा जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। फिर हमने बात की सिम्पसन्स की। सिम्पसन ने हमको बताया कि शुरू में आपके पास 2.5 फ़ारेनहाइट और फिर बाद में 1.5 फ़ारेनहाइट हीट लॉस होगी। फिर हमने बात की इन सारी कंडीशंस की जो कि आपकी रेट ऑफ कूलिंग पे इफ़ेक्ट करती हैं और फिर हमने ये फ़ॉर्मूला देखा कि आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लो और उसको माइनस कर दो रेक्टल टेम्परेचर से और उसे डिवाइड कर दो 0.6 से, तो आपको टाइम सिंस डेथ पता चल जाएगा। और फिर हमने लास्टली बात की पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी की कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर बॉडी कोल्ड नहीं होती, बल्कि शुरू के 2 आवर तक वो हीट अप ही रहती है। या तो उसके अंदर हीट आपको देखने को मिलती है या फिर उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बस वो कोल्ड नहीं होता। उसी को हम कहते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। साथ हमने ये बात की कि किन-किन कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगी, तो एस्फेक्सिया, सनस्ट्रोक, पोंटाइन हेमरेजेस, टेटनस और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द अलगार मोर्टिस। अभी तक हमने सारे के सारे इमीडिएट चेंजेस पढ़ लिए। अर्ली चेंजेस में हमने स्किन के और आई के चेंजेस पढ़ लिए और साथ हमने एक अलगार मोर्टिस को भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लिवर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस और लेट चेंजेस को पढ़ेंगे।